हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड लास्ट टॉपिक सुपरविजन। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने किया था मीनिंग, डेफिनेशन, फेजेस एंड फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। आज हम करने वाले हैं टाइप्स, टेक्निक्स, क्वालिटीज एंड सुपरविजनरी स्टाइल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सुपरविजन। There are 3 types of supervision. First is single and plural. Second is line and functional. And the third one is substantive and technical. First है single and plural. Single क्या है? When a member of an organization is supervised by only one supervisor is known as single supervision. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर केवल एक ही सुपीरियर से सुपरवाइज्ड होता है, ओनली वन सुपीरियर, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सुपरविजन। ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सुपरवाइज्ड बाय वेरियस सुपरवाइजर्स, इट इज नोन एज प्लूरल सुपरविजन और मल्टीपल सुपरविजन। इसका मतलब है जब एक सबऑर्डिनेट को कई सुपीरियर सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन सुपीरियर सुपरवाइज कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे प्लूरल या फिर मल्टीपल सुपरविजन। ठीक है, द सिंगल सुपरविजन इज बेस्ड ऑन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? एक सबऑर्डिनेट को केवल एक ही सुपीरियर कमांड दे सकता है, ठीक है, या फिर एक सबऑर्डिनेट केवल एक ही सुपीरियर से कमांड लेगा। ठीक है, तो जो हमारा सिंगल सुपरविजन हुआ वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करता है। और यूनिटी ऑफ कमांड का फेवर किसने किया था? हेनरी फ्योल ने किया था। ठीक है, वाइल जो प्लूरल सुपरविजन है वो बेस्ड है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, जिसका फेवर किया था FW टेलर ने। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है? जिसमें स्पेशलिस्ट और टेक्निकल वर्क होता है, जिसमें स्पेशलिस्ट से भी आपको कंसर्न करना होता है, और जिस केस में आपके मोर देन वन सुपरवाइजर्स होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी दोनों हम पढ़ चुके हैं, हेनरी फ्योल के बारे में और FW टेलर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन एंड फंक्शनल। लाइन सुपरविजन मीन्स द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल इन द लाइन ऑफ कमांड। इसका मतलब है जो हमारी हायरार्की लाइन होती है उसमें जो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है, वो आपका लाइन सुपरविजन है। ठीक है, और इसमें क्या होती है? इस डायरेक्शन में अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, अथॉरिटिव डायरेक्शन होते हैं ये। सुपीरियर के पास अथॉरिटी होती है अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करने की और कमांड देने की। वेयर एज जो फंक्शनल सुपरविजन होता है वो कौन कंट्रोल करते हैं? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, लाइक OM, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड पर्संस, और ऑडिटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये केवल एडवाइस दे सकते हैं। इनके जो कमांड होते हैं वो क्या होते हैं? एडवाइजरी होते हैं इन नेचर। ठीक है, ये कमांड नहीं दे सकते, केवल एडवाइस दे सकते हैं स्टाफ को या फिर सब ऑर्डिनेट को। ठीक है, तो इस तरीके सुपरविजन को किसी काम को करने के लिए एडवाइस देना, किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एडवाइस देना होता है फंक्शनल, और किसी को डायरेक्ट कमांड देना और डायरेक्ट करना होता है लाइन सुपरविजन। नेक्स्ट है सब्सटेंटिव एंड टेक्निकल। मिलेट क्लासिफाइड सुपरविजन इनटू सब्सटेंटिव सुपरविजन एंड टेक्निकल। अब मिलेट क्या कहते हैं? द सब्सटेंटिव डील विद द एक्चुअल वर्क डन। जो सब्सटेंटिव सुपरविजन होता है उसका मतलब होता है जो एक्चुअल में वर्क हो रहा है उसके साथ वो डील करता है। ठीक है, बाय एन एजेंसी, किसी एजेंसी के द्वारा।
while the technical concern with the method by which the work is done। और जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल सुपरविजन होता है, उसका कंसर्न ये होता है जो मेथड यूज करा जा रहा है काम करने के लिए, उस पे फोकस होता है। ठीक है, तो टेक्निकल का फोकस होता है मेथड पे और सब्सटेंटिव का फोकस होता है एक्चुअली जो वर्क हो रहा है एजेंसी के द्वारा। ठीक है, उस पे। नेक्स्ट है टेक्निक्स। अब यहाँ पे 6 टेक्निक्स हैं सुपरविजन की। कौन कौन सी है? प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, promulgation of service standards, budgetary limitations upon the operations, approval of subordinate personnels, reporting system on work progress, and the last one is inspection of results। तो फर्स्ट टेक्निक है प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। अब इस टेक्निक में क्या है? द सबऑर्डिनेट यूनिट, यहाँ पे सबऑर्डिनेट यूनिट की बात कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट यूनिट्स। अब द सबऑर्डिनेट यूनिट्स यानी कि फील्ड लेवल एजेंसीज जो कि फील्ड पे काम कर रही हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फील्ड पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसी यूनिट शुड टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी। ठीक है, ऐसी यूनिट्स को पहले अपने सुपीरियर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा। किस चीज के लिए? बिफोर टेकिंग एनी इनिशिएटिव आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसी। तो जो सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैं उनको पहले अपने सीनियर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा कोई भी ऐसा काम करने से पहले, कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेने से पहले जो उनके फ्रेमवर्क पॉलिसी में नहीं आता। ठीक है, हर जो फील्ड ऑफिस है उसकी पॉलिसीज डिफाइन होंगी कि आप ये कर सकते हो, आपके पास इतनी अथॉरिटी है। तो ऐसा कोई काम जो उनके फ्रेमवर्क में नहीं आता, उस पॉलिसी में नहीं आता, उस काम को करने से पहले उन्हें अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से या फिर हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेना चाहिए। ठीक है, ये है prior approval of individual project. In India, the development project not only require the previous permission। ठीक है, इंडिया में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो केवल किसके डिपार्टमेंटल हेड्स की परमिशन नहीं चाहिए उनके लिए, बट ऑल्सो दैट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। उनको जो अप्रूवल लेना है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वो केवल अपने कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड से ही नहीं लेना है बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी लेना है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए बजट जो अप्रूव करता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही अप्रूव करता है। तो उसको उन दोनों केसेस में इस केस में दोनों से ही परमिशन लेनी जरूरी है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ प्रायर approval enables the superior authority to obtain detailed information about the intention of the operating unit। अब जो ये प्रायर अप्रूवल वाला सिस्टम है वो क्या करता है? सुपीरियर अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देता है, डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। किस बारे में? द इंटेंशन ऑफ द ऑपरेटिंग यूनिट। जो भी ऑपरेटिंग यूनिट है उसके इंटेंशंस के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। एंड टू एक्सरसाइज डिटेल कंट्रोल ओवर इट, जिससे कि वो जो भी काम हो रहा है उस पे सीनियर अथॉरिटी अपना कंट्रोल स्थापित कर पाए। ठीक है, उस पे अपना अधिकार जता पाए। अदरवाइज जब उसकी इंफॉर्मेशन में ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा यूनिट में क्या काम हो रहा है। तो इसलिए ये सिस्टम बनाया गया कि पहले अप्रूवल लेना होगा आपको हर चीज का हेडक्वार्टर से, ताकि हेडक्वार्टर उसको मॉनिटर कर पाए और कंट्रोल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है प्रोमलगेशन ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स। अब इसमें क्या है? प्रोमलगेशन का मतलब होता है प्रचलन। जो प्रचलन में चले आए हैं सर्विस स्टैंडर्ड, वो क्या क्या है? द सुपीरियर अथॉरिटी prescribes certain standards or targets for the subordinate agency to accomplish। जो superior authority है वो कुछ certain standard और target क्या करेंगी? prescribe करेगी अपनी
जूनियर एजेंसी को जो उसे अकम्प्लिश करना है, जो उसे प्राप्त करना है। ठीक है, such service standards are necessary in order to ensure that work is done promptly and properly by the operating agencies। और ये जो स्टैंडर्ड है, इनकी जरूरत क्यों है? इनकी जरूरत इसलिए है ताकि ये इंश्योर हो पाए कि जो भी काम हो रहा है वो प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत हो, और प्रॉपरली मतलब सही तरीके से हो। ठीक है, किसके द्वारा? जो भी ऑपरेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा। तो प्रोमलगेशन का मतलब हुआ जो चीज चली आ रही है, प्रचलन में चली आ रही है, ऐसे सर्विस स्टैंडर्ड। तो हर सुपीरियर अथॉरिटी को ऐसे स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करने चाहिए, ऐसे टारगेट देने चाहिए जो कि जूनियर एजेंसी प्राप्त कर पाए, और क्या करे, इंश्योर करे कि जो भी काम हो रहा है वो तुरंत हो और प्रॉपरली हो। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग एजेंसीज के द्वारा या फिर सबऑर्डिनेट एजेंसीज के द्वारा। नेक्स्ट है बजटरी लिमिटेशंस अपॉन द ऑपरेशंस। अब बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, ये पहले भी हमने बताया था, सेंट्रलाइजेशन में भी पढ़ा था कि किस तरीके की जो पावर्स या अथॉरिटीज होती हैं वो सबऑर्डिनेट्स के पास होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट यूनिट्स के पास होनी चाहिए। तो जो बजटरी है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कुछ भी खर्च होता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी हायर अथॉरिटी से। These unit function within such budgetary limit which are fixed by the higher authority and thus are not free to spend money as and when they desire। ठीक है, तो इस तरीके की जो यूनिट होती हैं उनकी बजटरी लिमिट्स होती हैं, जो कौन डिसाइड करते हैं? जो हायर अथॉरिटीज फिक्स्ड करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि वो फ्री होके पैसा खर्च ना कर पाए। ठीक है, और कब ना कर पाए? जब उनको जरूरत है या फिर जब वो चाहते हैं तब पैसा ना खर्च कर पाए, इसीलिए ऐसी लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। द वर्क बजट अलॉटमेंट इज अ मेथड ऑफ डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड इनकरेजिंग लोकल इनिशिएटिव। अब जो बजट अलॉट होता है वो किस लिए होता है? एक तो डेलीगेटिंग अथॉरिटी डेलीगेट करने के लिए, दूसरा जो भी लोकल इनिशिएटिव्स हैं यानी कि जो फील्ड ऑफिस अपने लोकल एरिया में इनिशिएटिव्स ले रहा है उसको इनकरेज करने के लिए, while still retaining a central control over the magnitude of operation of the operating unit। और इसके साथ साथ ये भी मेंटेन करके रिटेन करके चलना है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट को कि जो भी बजट दिया है विद इन बजट ही काम हो, उससे ज्यादा अगर कुछ भी खर्च होता है तो फील्ड यूनिट को परमिशन लेनी पड़े हेड ऑफिस से। ठीक है, तो इस तरीके की लिमिटेशंस लगाई जाती है। ये भी एक टेक्निक है सुपरविजन की। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रूवल ऑफ सबऑर्डिनेट पर्सनल्स। The higher authority can exercise control over subordinate units by providing previous approval of certain key appointments made by them। जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो जो भी सबऑर्डिनेट द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट सबऑर्डिनेट द्वारा किए जाते हैं उनका अप्रूवल अपने पास रखती हैं। ठीक है, जिससे वो क्या करती हैं? कंट्रोल कर सकती हैं जो भी अपॉइंटमेंट सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग प्रीवियस अप्रूवल, अपना अप्रूवल देके वो इस चीज को कंट्रोल कर सकती हैं जो भी अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं सबऑर्डिनेट द्वारा। ये हो गया आपका अप्रूवल ऑफ सबऑर्डिनेट पर्सनल। दिस सिस्टम फैसिलिटेट्स, ये सिस्टम क्या फैसिलिटी देता है? सुपीरियर अथॉरिटी टू सुपरवाइज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसके द्वारा सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सुपरवाइज यानी कि मॉनिटर कर सकती हैं एट द ऑपरेटिंग लेवल। मतलब ऑपरेटिंग लेवल पे, जिस ग्राउंड पे वो ऑपरेट हो रहा है उस ग्राउंड पे उसे सुपरवाइज कर सकती हैं। एंड टू इन्फोर्स इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस अमंग द ऑपरेटिंग एजेंसीज। और उनके जो खुद के स्टैंडर्ड्स हैं कि किस क्षमता
का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, किस क्षमता के लोगों को लेना चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करती हैं किसमें, ऑपरेटिंग एजेंसीज में, जो कि फील्ड ऑफिस होते हैं। उन फील्ड ऑफिस में ऐसे स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करती हैं सुपीरियर अथॉरिटी बाय अप्रूवल ऑफ सबऑर्डिनेट पर्सनल्स। ठीक है, इसके द्वारा वो सब कंट्रोल करते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन वर्क प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द सुपीरियर अथॉरिटी सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स। जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो क्या सुपरवाइज करती है, जो भी एक्टिविटी हो रही है ऑपरेटिंग यूनिट्स में, बाय आस्किंग देम टू सबमिट पीरियोडिक एंड स्पेशल रिपोर्ट अबाउट दीज देयर एक्टिविटीज। किसके द्वारा मॉनिटर कर सकती हैं, पीरियोडिक और स्पेशल रिपोर्ट्स, जो टाइम टू टाइम जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके सबमिशन के द्वारा वो सुपरवाइज कर सकती हैं ऑपरेटिंग यूनिट्स की एक्टिविटीज को, सुपीरियर अथॉरिटी। ठीक है, ही कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच रिपोर्ट्स। ऐसी रिपोर्ट्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके द्वारा वो ऑपरेटिंग यूनिट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, सुपीरियर अथॉरिटीज। ठीक है, एंड दस कंट्रोल देयर ऑपरेशन, और इसके द्वारा वो उस ऑपरेशंस को, उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सुपीरियर अथॉरिटी को यही नहीं पता चलेगा कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं और ऑपरेटिंग यूनिट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो उसे कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है इसे एक फीडबैक सिस्टम भी कह सकते हो, जिससे वो टाइम टू टाइम या फिर एक रेगुलर पीरियड पे रिपोर्ट सबमिट कराते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस को, किसकी परफॉर्मेंस को, ऑपरेटिंग यूनिट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके और अपना कंट्रोल उनकी एक्टिविटीज पे कर सके। ठीक है, तो ये एक टेक्निक, ये भी एक टेक्निक हो गई सुपरविजन की। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ रिजल्ट्स। अब ये एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है। इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ सुपरविजन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर कोई जानता होगा। स्कूल लेवल पे भी इंस्पेक्शंस होते थे, ये देखने के लिए कि प्रॉपर स्टडीज हो रही हैं कि नहीं हो रही है। हर लेवल पे इंस्पेक्शन होते हैं, कंडक्ट होते हैं, और आई थिंक हर किसी ने कभी ना कभी ये फेस किया होगा। तो ये भी एक टेक्निक है सुपरवाइज करने की, एंड thus has been an integral part of public administration। और इसी वजह से जो इंस्पेक्शन है वो क्या है, अभिन्न अंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। अब ये कौन कौन से पर्पस सर्व करता है, फर्स्ट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इकट्ठी करता है इंस्पेक्शन। टू नो वेदर द एग्जिस्टिंग रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स आर ऑब्जर्व्ड, और ये पता करता है जो एग्जिस्टिंग रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स हैं वो उनको ऑब्जर्व करता है कि वो सही है कि नहीं है। मान लीजिए कुछ रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं, बट हर फील्ड ऑफिस है वो अलग अलग एरिया में है। तो इंस्पेक्शन होता है उसका ये भी काम होता है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन और प्रोसीजर्स वहां चल रहे हैं वो उस प्लेस के अकॉर्डिंग सही भी है कि नहीं है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही भी है कि नहीं है। तो ये भी पता करना किसका काम है, इंस्पेक्टर, जो भी इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्ट करने गया हुआ है, उसका ही काम है। टू क्लैरिफाई मैनेजमेंट पर्पस एंड इंटेंशन, और जो सब ऑर्डिनेट यूनिट है वहां के लोगों को मैनेजमेंट का जो पर्पस है और जो इंटेंशन है उसको क्लैरिफाई करता है। एक तरीके से मीडियम का काम करता है हेडक्वार्टर और फील्ड ऑफिस के बीच में। ठीक है, टू फैसिलिटेट परफॉर्मेंस ऑडिट, और क्या फैसिलिटी देता है, परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसमें हम ये चेक कर पाते हैं, परफॉर्मेंस मतलब जो भी कार्य हो रहा है, जो भी परफॉर्मेंस हुई है उनके बेसिस पे परीक्षण करता है कि यूनिट की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, ये भी हम कैसे पता कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है टू एक्वेंट
द टॉप मैनेजमेंट विद द ऑपरेटिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय सबऑर्डिनेट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टू अक्वेंट मतलब परिचित कराता है, किसको? टॉप मैनेजमेंट को। क्या परिचित कराता है? ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं सबऑर्डिनेट लेवल पे, जो मैनेजमेंट फेस कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स, उसको टॉप मैनेजमेंट को बताता है। नेक्स्ट है टू इंस्ट्रक्ट एंड गाइड द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इंस्पेक्शन क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है और गाइड करता है लोगों को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो इंस्पेक्शन हो रहा है, वहां पर जो इंस्पेक्टर गया है वो इंस्ट्रक्शन और गाइड भी करता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। नेक्स्ट है टू बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एक्यूटेंस एंड कॉन्फिडेंस। और क्या करता है? पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। कैसे बिल्डअप करता है? म्यूचुअल एक्वेटेंस, हल्की फुल्की जानकारी और विश्वास के साथ। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हेडक्वार्टर है उसका जो कनेक्शन है वो इसके साथ, फील्ड यूनिट के साथ बना रहेगा इस तरीके के इंस्पेक्शन से। अदरवाइज क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेटिंग यूनिट। और इंस्पेक्शन से क्या इंप्रूव होती है? ऑपरेटिंग यूनिट्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब क्या करते हैं? इंप्रूवमेंट करते हैं एफिशिएंसी में। जब मैनेजमेंट को जो सबऑर्डिनेट लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉल्व, उनको पता चलेगा तो वो सॉल्व करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे। इन तरीके से जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी? ऑपरेटिंग यूनिट्स की इंप्रूव होगी। तो ये था हमारा लास्ट टेक्निक ऑफ सुपरविजन, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अब नेक्स्ट है क्वालिटीज। एक गुड या फिर एक परफेक्ट सुपरवाइजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू जेएम प्रिफनर, अ गुड सुपरवाइजर शुड हैव द फॉलोइंग 8 क्वालिटीज। प्रिफनर के अकॉर्डिंग एक अच्छे सुपरवाइजर में ये 8 क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट है कमांड ऑफ जॉब कंटेंट। उसका जो भी जॉब कंटेंट है उस पे उसका कमांड होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए उस काम की जिसको वो सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास नॉलेज नहीं है और वो उस काम को सुपरवाइज कर रहा है, तो उस केस में वो अपने सब ऑर्डिनेट को डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। सेकंड है पर्सनल क्वालिफिकेशन। उसकी खुद की पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी या नैतिकता होनी चाहिए उसमें। कोऑपरेटिव स्पिरिट होनी चाहिए, साथ में मिलकर काम करने की भावना होनी चाहिए। इवननेस ऑफ टेम्पर, और जो उसका टेम्पर है ऐसा नहीं कि कभी एकदम से बहुत गुस्सा हो जाना, कभी एकदम पोलाइट हो जाना, वो सेम रहना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड एबिलिटी टू अट्रैक्ट, मोटिवेट, इंथुआज एंड यूनाइट अदर्स। और उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, मोटिवेट करने की, उनमें जोश भरने की, उनको यूनाइट रखने की, बांध के रखने की। ये सब पर्सनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक अच्छे सुपरवाइजर में। नेक्स्ट है टीचिंग एबिलिटी। टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज टू द वर्कर्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अंदर टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज को अपने वर्कर्स तक कम्युनिकेट कर पाए, पहुंचा पाए, जिससे जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए कि मैनेजमेंट आखिर चाहता क्या है उनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी है जनरल आउटलुक। ही शुड लाइक हिज जॉब एंड बी ऑब्जर्व इन इट एंड इंस्पायर एंड लीड दोज अंडर हिम। उसको अपनी जॉब पसंद आनी चाहिए, जिस पोजीशन पे वो है, जो काम वो कर रहा है सुपरवाइजर, उसे वो पसंद आना चाहिए और उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर पाए और लीड कर पाए उन लोगों को जिनको वो सुपरवाइज कर रहा है, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट है करेज एंड फोर्टिट्यूड।
अब उसके अंदर क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने की, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की, एंड एक्ट डेसिवली, और निर्णायक निर्णय लेने की काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वालिटीज हैं अच्छे सुपरवाइजर की। इथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन, अब उसकी इथिकल और मॉरल वैल्यूज हाई होनी चाहिए, मतलब गैम्बलिंग ना करे, ब्रॉल्स ना करे, झगड़े ना करे, फाइनेंशियल एम्बैरेसमेंट मतलब ब्राइब्स ना ले, इस तरीके की अनइथिकल काम ना करे। ये भी क्वालिटी होनी चाहिए सुपरवाइजर की, बिकॉज जो भी लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं वो भी उसी से ही सीख रहे हैं। अगर वो ये सब चीजों में इन्वॉल्व रहेगा तो उनपे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजीज लाइक मैनेज, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट। उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजीज है, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्ट करना, ये सब आनी चाहिए, तभी वो सुपरवाइज कर पाएगा। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अब उसकी मेंटल अलर्टनेस हाई होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी वो नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाएगा। और उसका माइंड जो है वो ओपन होना चाहिए, जिससे कि वो न्यू आइडियाज को ले पाए, उनको ग्रहण कर पाए, रेसेप्टिव होना चाहिए न्यू आइडियाज के लिए, उनको ग्रहण कर पाए और उनको प्रैक्टिकली यूज कर पाए। ठीक है, तो ये 8 क्वालिटीज हो गई प्रिफनर ने जो दी एक अच्छे सुपरवाइजर में जो होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट राइटर है जेडी हॉलसे। ये कहते हैं कि जो एक गुड सुपरवाइजर है उसके अंदर ये 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? थॉरोनेस, थॉरोनेस क्या कहती है? एबिलिटी टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द इशू। उस जो सुपरवाइजर है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन जो कि किसी इशू से रिलेटेड है या फिर किसी काम से रिलेटेड है उसे कलेक्ट करने की। ठीक है, किसी भी इशू या फिर काम जो भी हो रहा है एट प्रेजेंट, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पहले उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट है फेयरनेस, यानी कि उसके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए अपने वर्कर्स के प्रति। ठीक है, उनके वर्कर्स के लिए वो जस्टिस, कंसिडरेशन एंड ट्रूथफुलनेस उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएटिव, मतलब करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेसिवनेस। उसके अंदर करेज, हिम्मत होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और वो एक निर्णायक निर्णय ले पाए, ऐसी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है टैक्ट, एबिलिटी टू विन द लॉयल्टी एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो लोगों का विश्वास और उनका सपोर्ट जीत पाए। ठीक है, तभी उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी लोग उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंथुआजियम, यानी कि इंटरेस्ट, नॉलेज एंड अचीवमेंट। उसके अंदर अपने काम के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। इंथुआजियम का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, तो उत्साह होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और अचीवमेंट, वो अचीव कर पाए। ठीक है, इंथु होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट है इमोशनल कंट्रोल, एबिलिटी टू चैनल इमोशन इन द राइट डायरेक्शन। और उसके अंदर इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, मतलब इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए कि अगर कोई काम खराब हो गया तो एकदम से वो वर्कर्स पे चिल्लाने लगे। इससे क्या होगा, सामने वाले का मॉरल डाउन होता है, तो उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए और अपने इमोशंस को वो सही डायरेक्शन में चैनल कर पाए, ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 6 एबिलिटी हो गई अकॉर्डिंग टू जेडी हेल्थ से जो एक गुड सुपरवाइजर में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है लाइकर्ट सुपरविजरी स्टाइल। अब रेंसिस लाइकर्ट एक राइटर हैं, इन्होंने अपनी मशीन गन स्टडीज में ये प्रूव किया है दैट मोर जनरल degree of supervision exercised by a supervisor, the higher
द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ग्रुप। मतलब जो सुपरवाइजर है वो जितनी जनरल थिंग्स को अपने सुपरविजन में एक्सरसाइज करेगा, उतना ही जो काम का प्रोडक्शन है वो हाई लेवल का होगा। ये इन्होंने अपनी मैशिन गन थ्योरीज में प्रूफ किया। मैशिगन क्या है? मैशिगन एक सिटी का नाम है, ठीक है, एक रीजन है, ये मिड वेस्टर्न रीजन है। वेस्टर्न रीजन है किसका? यूएस का। ये वहां से, ये राइटर वहां से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मैशिन गन की स्टडीज में ये चीज प्रूफ करी कि जो सुपरवाइजर है वो जितने जितने जनरल चीजों को लेके चलेगा, उतना ही हाई प्रोडक्शन होगा काम का, वर्क ग्रुप का, जो भी ग्रुप उसके अंडर है, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंड दैट वेयर एज सुपरवाइजर आर एम्प्लॉय सेंटर्ड, ठीक है, हैव अ जेन्युइन कंसर्न ऑफ देयर पीपल। मतलब ऐसा सुपरवाइजर जो एम्प्लॉय सेंटर्ड है, जिसको अपने जो लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं उसके लिए जेन्युइनली वो कंसर्न है, ऐसे लोग द आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉय इज मोर देन। तो ऐसे जो सुपरवाइजर होते हैं उनके एम्प्लॉयज का जो आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? ऐसे सुपरवाइजर्स के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेंटर्ड मतलब जिनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो काम होता है, काम की परफॉर्मेंस होती है, जिसमें उनको जो लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं वो उनका प्राइमरी कंसर्न नहीं होता। तो ऐसे सुपरवाइजर जो एम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं, उनका जो काम होता है वो बेटर होता है, उनके एम्प्लॉयज जो काम करते हैं वो बेटर होते हैं, किसके कंपैरिजन में? ऐसे सुपरवाइजर के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट सेंटर्ड होता है। तो इन्होंने कंपैरिजन दिया एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर और प्रोडक्ट सेंटर्ड सुपरवाइजर के बीच में, वो कंपैरिजन। नेक्स्ट, लाइकर्ट ने दो कंपैरिजन दिए जॉब सेंट्रिक एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर्स के, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइकर्ट सुपरवाइजरी स्टाइल, जिसमें उन्होंने जॉब सेंटर सुपरवाइजर वर्सेस एम्प्लॉय सेंटर सुपरवाइजर का कंपैरिजन दिया है, ठीक है। जॉब सेंटर्ड कौन से होते हैं? जिनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो काम होता है, और एम्प्लॉय सेंटर्ड वो होते हैं जिनका प्राइमरी कंसर्न उसके एम्प्लॉय होते हैं, जो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, जो जॉब सेंट्रिक होते हैं, दे एक्सर्ट हैवी प्रेशर टू गेट वर्क डन। तो उनका जो प्रेशर होता है वो किस पे ज्यादा होता है? काम पूरा होने पे। जो कि जबकि जो एम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं उनका जो प्रेशर होता है अपने सबऑर्डिनेट पे वो लिटिल होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये लोग ज्यादा प्रेशर देते हैं काम पूरा करने के लिए, और इस तरीके के सुपरवाइजर यानी कि एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर लिटिल प्रेशर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट पे। अब जो जॉब सेंट्रिक सुपरवाइजर होते हैं हैव लिटिल कॉन्फिडेंस इन दी सबऑर्डिनेट्स, उनका जो भरोसा होता है वो सबऑर्डिनेट्स में कम होता है, जबकि जो एम्प्लॉय सेंटर सुपरवाइजर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स का भरोसा और विश्वास दोनों ही जीतते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्लोज एंड डिटेल्ड सुपरविजन। अब जो ऐसे जॉब सेंट्रिक होते हैं वो बहुत ही बारीकी से सुपरविजन करते हैं, मतलब हर चीज की डिटेल और बारीकी निकालते हैं, जिसको कहते हैं बाल की खाल निकालना। जबकि जो एम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? जनरल सुपरविजन करते हैं। वो क्योंकि अपने सबऑर्डिनेट पे प्रेशर नहीं डालते, उन पे भरोसा करते हैं, इसीलिए वो जनरल सुपरविजन जो डायरेक्शन प्रिस्क्राइब है उनके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बस उतना ही उनसे कहते हैं। नेक्स्ट है अलाउ लिटिल फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स। जॉब सेंट्रिक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत ही कम फ्रीडम देते हैं, लिटिल फ्रीडम देते हैं, जबकि एम्प्लॉय सेंटर अलाउज द सबऑर्डिनेट टू शेड्यूल देयर ओन पेस ऑफ वर्क। एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स को परमिशन देते हैं कि वो अपना काम अपने तरीके से या अपनी स्पीड में कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट परमिट द पार्टिसिपेशन ऑफ
सबऑर्डिनेट्स। जॉब सेंट्रिक सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स को पार्टिसिपेशन की परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी बन रही है या कोई भी ऐसा काम है जिसमें ग्रुप डिस्कशन की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें पार्टिसिपेशन की परमिशन नहीं देते हैं। जबकि एम्प्लॉय सेंट्रिक क्या होते हैं, परमिट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जॉब सेंट्रिक जो होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की परमिशन देते हैं। और किसमें देते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि उस डिसीजंस का जो इफेक्ट है वो सबऑर्डिनेट्स पे भी पड़ेगा, इसीलिए वो उनको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की परमिशन देते हैं। नेक्स्ट है आर प्यूनिटिव एंड क्रिटिकल व्हेन मिस्टेक्स अकर। जब कोई गलती हो जाती है तो उस केस में जॉब सेंट्रिक सुपरवाइजर प्यूनिटिव यानी कि कठोर हो जाते हैं, और क्रिटिकल मतलब आलोचनात्मक हो जाते हैं, गलतियां देखने लगते हैं काम में। ठीक है, जबकि जो एम्प्लॉय सेंट्रिक होते हैं हेल्प सबऑर्डिनेट्स व्हेन मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम अकर। जो एम्प्लॉय सेंट्रिक होते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है सबऑर्डिनेट से तो उसकी हेल्प करते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। ठीक है, लास्ट वन है डिवोट मोर अटेंशन टू वर्क जॉब। जॉब सेंट्रिक सुपरवाइजर का जो मेन डिवोशन या अटेंशन होता है वो काम पर होता है, और जबकि जो एम्प्लॉय सेंट्रिक होता है उसका मोर अटेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है इस बात पे होता है। ठीक है, तो लाइकर्ट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय सेंट्रिक सुपरवाइजर होते हैं वो बेस्ट होते हैं विद कंपेयर टू जॉब सेंट्रिक, और इनके द्वारा जो भी आउटपुट मिलता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है विद कंपेयर टू जॉब सेंट्रिक सुपरवाइजर। तो ये था हमारा सुपरविजन। ये टॉपिक अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा लाइन एंड स्टाफ लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लाइन एंड स्टाफ के बाद में जितने भी टॉपिक्स के एमसीक्यूज रह गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।